तो गाइस क्यों लोग गौतम अडानी को देश का सबसे गरीब आदमी कह रहे हैं? और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाह रही थी, उसको बॉयकॉट कर रही थी, वो अब 21 सितंबर को इंडिया के साथ ही मैच खेलेगी। और तो और मेरे पास इस हफ्ते एक ऐसी न्यूज़ है जिसको सुन के काफ़ी सारे लोग दुखी हो सकते हैं और इसी सेम न्यूज़ को सुन के काफ़ी सारे लोग खुश भी हो सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें आज के इस लाल तंत्र के एपिसोड में। सो गाइस वेलकम बैक टू द शो, जहाँ पे हम लोग देश और विदेश की सारी ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, बट एंटरटेनमेंट के रिस्क के साथ। तो इस वीक की जो सबसे बड़ी खबर आई है वो एक ऐसे आदमी से आई है जो देश का सबसे पावरफुल आदमी है, जिसके एक साइन से बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसके एक साइन से बड़े बड़े बिल्स और लॉज पास हो जाते हैं। ये किसकी फोटो लगा दी बे? ये सीपी राधाकृष्णन है, देश के नए वाइस प्रेसिडेंट। और फिर इस लॉजिक से देश का सबसे पावरफुल तो प्रेसिडेंट हुआ। हाँ समझ गया, पर यहाँ पे इनकी बात नहीं हो रही है, तो डमी है। और इनको जिस काम के लिए रखा गया है, देश में सुपरस्टिशन फैलाना और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, वो ये करेंगे। और इन वालों को तो ज़्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे असली पावरफुल आदमी के बारे में बात कर रहा था, जिसके एक साइन से बड़े बड़े लॉज या बड़े बड़े बिल्स पास हो जाते हैं। अडानी जी। ओ सॉरी, वैसे तो काला पहना है, पर क्या है रमेश जी, आप बार बार टूक देते हो। मतलब सिर्फ न्यूज़ ही तो बता रहा हूँ, ये तो बता ही सकता हूँ, जोक थोड़ी ना मारूंगा। वैसे भी मेरा कोई तमिलनाडु में रहता नहीं है। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। बट खैर, कमिंग बैक टू द कंट्रोवर्सी, दरअसल बिहार में अडानी जी को 1000 एकड़ से ज़्यादा लैंड ₹1 पर एकड़ के रेंट पे दे दी गई है फॉर 33 ईयर्स। जी हाँ, बट ये चीज़ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो उस 1 एकड़ की ज़मीन का प्राइस 19 लाख रुपए के आसपास है और वो सिर्फ ₹1 में दी गई है। ठीक है, तो अडानी जी को इसलिए लोग गरीब बोल रहे हैं कि ₹1 तक में उनको ज़मीन देनी पड़ रही है, तो मतलब काफ़ी गरीब आदमी है। बट खैर, ये सब तो मजाक। पर जो रियल प्रॉब्लम है वो वहाँ के किसानों के लिए है, क्योंकि उन्हें ढंग का मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, कब तक दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में आप जानते ही हो गवर्नमेंट काम है, कितना टाइम लग सकता है, वो बड़ी न्यूज़। और सेकंड चीज़, वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, तो अगर अडानी ग्रुप को एक कंपनी दी जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे एक इंडस्ट्री खड़ी करने वाले हैं जिससे वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे सरकार को, तो उन्हें ऑफ कोर्स वो पेड़ काटने पड़ेंगे। तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का भी एक इशू है, किसानों को भी दिक्कत है। एंड थर्ड थिंग, जिस इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार इतनी सस्ते में अडानी जी को ज़मीन दे रही है, पर अडानी जी बीइंग अ बिजनेसमैन उतने सस्ते में सरकार को बिजली नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट जो NCPL का रेट होता है बिजली का, या फिर जो सोलर या विंड पावर प्लांट से जो एनर्जी आती है, उसके रेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं अडानी जी। तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि अडानी जी को इतना फेवर क्यों किया जा रहा है, जब गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसानों को भी दिक्कत हो रही है और तो और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है? या फिर कोई 12 महीने 365 दिन फ्रेंडशिप डे मनाता रहता है। अपनी दोस्ती बनी रहा है। और ये चीज़ ज़्यादा शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि इसको एक जर्नलिस्ट ने हाईलाइट किया। तुम्हें क्या लगा, गोदी जर्नलिस्ट ने? नहीं भाई, इतना भी शॉकिंग नहीं था कि तुम्हें हार्ट अटैक ही आ जाए। मतलब गोदी जर्नलिस्ट का अडानी या मोदी से रिलेटेड कोई इशू को हाईलाइट करना इज लाइक सलमान खान की विवेक ओबेरॉय से शादी हो जाना। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कहीं बाहर। और इस चीज़ पे भी काफ़ी सारे लोग सरकार को गरिया रहे हैं, पर यार सरकार तुम्हारे फायदे के लिए ही ये सब कर रही है, सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि देखो, अब वहाँ के किसानों से ज़मीन ले ली गई है, तो वो किसान तो रह नहीं गए। यानी कि अब अगर आगे चल के कोई उन्हें प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत हुई, तो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह कर ही नहीं सकते। तो फिर सरकार को फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तान मूवमेंट प्रोपोगेट करने के, साबित करने के पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। फिर आपके और हमारे टैक्स का पैसा कुछ अच्छी जगह यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MLAs खरीदने में, या फिर अपने कार्यकर्ताओं की सैलरी देने में। अरे इन वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ। तो इस आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा होगा और काफ़ी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, पर एक चीज़ आप में से सबने देखी होगी, चाहे रील्स पे देखी हो चाहे शॉर्ट्स पे देखी हो, कि सूर्या भाई ने जब छक्का मार के मैच खत्म किया तो उन्होंने किसी भी पाकिस्तान प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया और वो लोग ड्रेसिंग रूम की तरफ चले। और ड्रेसिंग रूम में जैसे ही वो लोग पहुंचे, वहाँ पे हर्षित राणा ने गेट बंद कर दिया। बेचारा एक कोई बंदा रह भी गया था बाहर। हर्षित राणा को लगा होगा कि वो मोहम्मद सिराज, इसलिए टीम के दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और उसके बाद पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने गए। वैसे सलमान आगा जिस हिसाब से परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ होता ना, तो चप्पल वप्पल फेंक के मार देता। भाई इनके नए कप्तान ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है कि पाकिस्तानी फैंस ने अपने पुराने कप्तान को मिस ही नहीं किया। क्यों बाबर भाई? और उसके बाद क्या हुआ कि जब पाकिस्तान का मैच UAE के साथ था, वहाँ पे एक मैच रेफरी था जो कि इस मैच में भी था, तो पाकिस्तान ने बोला कि अगर वही सेम मैच रेफरी उस मैच में भी होगा, जिसका नाम तुमको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अगर वही सेम रेफरी रहा UAE के मैच में, तो वो लोग नहीं खेलेंगे, बैक ऑफ कर लेंगे। और अगर ये होता तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो जाती। तो इस चीज़ पे मैं जाकिर भाई की एक बात बोलना चाहूँगा। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई? खेलते तो ये लोग इतना बेकार है कि इनके खुद के फैंस खुद हो जाते हैं ये न्यूज़ सुन के, चलो नेक्स्ट मैच वर्कआउट हो रहा है तो हम लोग को बेइज्जती कम फील करनी पड़ेगी। मैंने देखा था कुछ पाकिस्तानी फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे उस मैच के बाद, जिसमें लोग बहुत बुरा हारे।
मुझे लगा कि कहीं वॉर की तरह ये लोग इसमें भी तो खुद ही नहीं मान ले रहे हैं कि ये लोग जीत गए हैं और ये लोग सेलिब्रेट करने लगे। फिर बाद में पता चला कि इनके एक प्लेयर ने बुमराह को 2 छक्के मार दिए थे, तो इस चीज़ पे ये लोग खुश हो रहे थे। मतलब मैंने कहा वाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। मतलब बस कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद ये हाल हो जाएगा कि जिस बॉल पे बुमराह विकेट नहीं लेगा ना, उस बॉल पे लोग सेलिब्रेट करेंगे कि देखो भाई आउट नहीं हुआ, इनसाइड एज लग के पैड पे लगी है, डायरेक्ट पैड पे नहीं लगी। तो भाई अगली न्यूज़ यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सुशीला कर्की इज द न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, क्योंकि जब तक नेपाल में नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए यही प्राइम मिनिस्टर रहेंगी और नए इलेक्शन 2026 में होने वाले हैं। पर भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यूपीएससी की तैयारी कोई क्यों ही कर रहा होगा। मतलब अगर इतना ही अपनी जवानी के टाइम और पैसे को वेस्ट करने का शौक है तो इससे बढ़िया जुआ खेल लो। तो नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ जोक था। मुझे पता है कि हम लोग जुए और यूपीएससी को कहीं से भी कहीं तक कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जुए में फिर भी जीतने के थोड़े बहुत चांस होते हैं। नहीं गाइस, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनकी औकात ही नहीं होती यूपीएससी देने की, वो डरते हैं कि इनका होगा ही नहीं। क्या तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं 97% आए थे बोर्ड में, 10th 12 दोनों मिला के। तो भाई तुम लोग अपना बताओ कमेंट करके, तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे बोर्ड में, कमेंट करो फटाफट। तो भाई फाइनली अब इस हफ्ते की वो वाली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें मैंने कहा था कि कुछ लोग के लिए वो गुड न्यूज़ थी और कुछ लोग के लिए वो सैड न्यूज़ थी। वो ये थी कि 17 सितंबर हो गया और कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी नहीं हुआ सब ठीक है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। पर मैं तो खुश हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश वाली लोगों की साइड में हूँ। पर अब यहाँ पर मैं सीधा सवाल पूछना चाहूँगा राहुल गांधी से कि क्यों आप मलेशिया में क्या कर रहे थे जब आपके उत्तराखंड में, जहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे इतनी बाढ़ आई थी, वहाँ पे लोगों को मदद की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपको लोगों को दिखाना चाहिए था कि इस तरीके को सरकार को काम करना चाहिए फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। तो आप मलेशिया में क्या कर रहे हो? घूम रहे हो वहाँ पे आप खड़े खड़े, मतलब चलते चलते, जहाँ पे आपको लोगों की परवाह नहीं हुई। यहाँ पे आप वो बैटमैन वाला जो एडिट्स बनवाते हो, वहाँ पे ये काम नहीं आए। सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ राहुल गांधी से। अभी ठीक है ना? लगता है 4 साल भी करना पड़ेगा ये सब। खैर गाइस, अच्छा राहुल गांधी से याद आया, राहुल गांधी से एक और चीज़ याद आई कि आज वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो फोड़ रहे थे ना, वो हाइड्रोजन बॉम्ब उन्होंने बोला था एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, वैसे मेरे पास घड़ी नहीं है, बट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में पक्का उसको समराइज करके अच्छे से बता दूंगा कि उस लाइव स्ट्रीम पर उन्होंने क्या बोला, क्या एलिगेशंस लगाए नए, और अगर इलेक्शन कमीशन का कोई रिस्पॉन्स तब तक आया होगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर द शो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड तो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये वीडियो पसंद आ सकती है, और अपना एक फेवरेट जोक या फेवरेट पार्ट भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।